हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 19 अक्टूबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम टोटल 3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला एडिटोरियल है गवर्नर के प्लेजर से रिलेटेड। एक्चुअल में अभी केरला को रिगार्डिंग थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, जहां पर गवर्नर ने केरला के थोड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। तो राइटर उसकी बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में केरला के गवर्नर इस बात को जो बोल रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन है या नहीं है, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात है 1962 के बारे में। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सभी जानते हो कल है 20 अक्टूबर 2022 और कल ना एक्चुअल में हमें 60 साल हो जाएंगे। किस चीज़ को? एक्चुअल में 20 अक्टूबर 1962 को हमारी जो चाइना के साथ लड़ाई थी ना, वो शुरू हुई थी। तो यहाँ पर राइटर उसके रिगार्डिंग कुछ बात कर रहे हैं कि 60 साल होने वाले हैं इस लड़ाई को, हमने क्या सीखा या किस तरह से हमने क्या क्या चीज़ें ठीक कर सकते थे, थोड़ी उसके रिगार्डिंग चर्चा यहाँ पे करेंगे। एंड साथ ही साथ तीसरा हमारा एडिटोरियल होगा जो सी राजा मोहन जी ने लिखा है, इंडिया यूएसए और चाइना के संबंधित। ठीक है, किस तरह से पावर इक्वेशंस चेंज हो रही हैं, चाइना का रुख कैसे चेंज हो रहा है, यूएस का कैसे चेंज हुआ है, क्या क्या नई स्ट्रेटेजीज हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला एडिटोरियल है वो है रिगार्डिंग गवर्नर से संबंधित। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि वो इंडिपेंडेंटली मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं। यानी कि केरला गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स है ना, उनको डिसमिस किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली बाय केरला गवर्नर। ऐसा उन्होंने बोला है कि अगर कोई ऐसा मिनिस्टर है जो गवर्नर के ऑफिस की डिग्निटी को हार्म करता है, तो केरला के जो गवर्नर यानी कि वो खुद जो हैं वो डेफिनेटली इन चीजों को कर सकते हैं, वहां के मिनिस्टर्स को वो डिसमिस कर सकते हैं। पर राइटर का ये कहना है कि ऐसी कोई भी पावर इनके पास नहीं है। अगर हम देखें आर्टिकल 164 की तरफ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल में तो ये लिखा हुआ है। और इवन हमारे पास अलग अलग देखो कई इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पर क्या हुआ है, गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को डिसमिस भी किया हुआ है। पर ये जो डिसमिसल है, जो गवर्नर चीफ मिनिस्टर से किया जाता है, वो आर्बिट्रेरी बेसिस पे नहीं होता। वो तब होता है जब मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन आ गई। मान लीजिए ऐसा लगता हो कि कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अपनी मेजोरिटी को खो दिया है, तो उस केस में क्या होगा, एक तरह से फ्लोर, ठीक है, जो असेंबली का फ्लोर होता है वहां पर वोटिंग होगी। उसको प्रूव करना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास मेजोरिटी है या नहीं है। आर्टिकल 164 जिसमें ये लिखा है ना कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर के ऊपर होल्ड करते हैं, इसका मीनिंग किसी भी अंदाज से ये नहीं है कि गवर्नर की जब मर्जी आएगी तब वो क्या कर देंगे, मिनिस्टर्स को डिसमिस कर देंगे। प्लेजर डॉक्ट्रिन, ये जो प्लेजर की बात करी गई है, इसका मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में है कि अगर उनकी मेजोरिटी जा चुकी है तब वो उनको हटा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से उसको हटा दिया। एंड इवन अगर मिनिस्टर्स को हटाना भी होता है तो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर ही हटाया जाता है। तो ये बात यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर सॉरी गवर्नर की जो पावर है ये आर्बिट्ररी नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में ही देखा जाए तो ये ठीक रहेगा। अब ये मुद्दा देखो पिछले टाइम से थोड़े वैसे भी उठ रहा है। एक्चुअल में आप देखो केरला यूनिवर्सिटी लॉज के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट हुआ, तो वहां पर क्या हो रहा है, गवर्नर ने अपनी असेंट देने से ना मना किया है ना ही हाँ करी है। हो क्या रहा है, उन्होंने विद होल्ड कर लिया हुआ है। जो बिल इनके पास आया ना इन्होंने हाँ करी ना करी, ना ही उनको बोला कि आप रिकंसिडर करो। तो अपने पास वो रख के काफी टाइम से अपने पास उन्होंने इस चीज को रखा हुआ है। तो गवर्नर अगर इस बात से देखो कहीं ना कहीं अगर बिल के उनको सही नहीं लग रहा, तो या तो वो कुछ कोई जो उनके पास अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि ऐसा करना चाहिए कि अपने पास उसको काफी टाइम तक लेकर रखे रहें। और देखो यहाँ पर जो इस तरह के एक्ट्स हैं, ऑल्दो यहाँ पे फ्रिक्शन चांसलर और जो असेंबली है उनके बीच में होनी वाजिब भी है। क्योंकि देखो हुआ क्या है, गवर्नर की पावर्स ही यहाँ पे थोड़ी कम करी जा रही हैं, और जो स्टेट असेंबली है जो कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं उनका रेगुलेशन यहाँ पे उनके कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ रहा है। और राइटर ये भी बोल रहे हैं कि ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है इनके पास पूरे राइट्स हैं कि वो इस चीज को कर पाए। ठीक है ना, अगर वो चाहते हैं कि चांसलर की पावर को कम करना, जो गवर्नर होते हैं उनको कम करने के बिल्कुल हक है, वहां की लेजिस्लेचर इस तरह का एक्ट पास कर सकती है। पर जो गवर्नर कर रहे हैं कि या तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है जो बोल रहे हैं कि मिनिस्टर्स को मैं डिसमिस कर सकता हूँ, या फिर जो उन्होंने एक तरह से विदहोल्ड कर रखा है, ये थोड़ा ठीक बात नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पुंची कमीशन की, आप जानते हो जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के कॉरस्पॉन्डिंग हमने सरकारिया कमीशन देखा है, पुंची कमीशन। तो पुंची कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उन्होंने भी यही बोला था कि गवर्नर को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए जो चांसलर का रोल है। तो एक तरह से राइटर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो केरला अमेंडमेंट सॉरी जो केरला के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ की यूनिवर्सिटीज के यूनिवर्सिटी लॉज जो पास किए गए हैं वो ठीक है, उसमें कुछ
गलत बात नहीं है। हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करें जो केरला की गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नर्स को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि उनको, उनका काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना। किसी भी तरह से इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जो उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसका वो एक्सेसिवली अपनी मन मर्जी के हिसाब से यूज करें और एक तरह से अपने आप को एक पैरेलल पावर सेंटर की तरह ट्रीट करें। जरूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल हमें अपहोल्ड करने की, ठीक है ना, एंड ये जो आर्बिट्ररी पावर्स यूज करी जा रही हैं इनको रोकने की। तो ये पॉइंट है यहाँ पर इस आर्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग जो राइटर कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, समझ आया? ओके, चलते हैं सेकंड एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पर बात हो रही है 1962 के बारे में। मैंने आपको बताया अभी कि 20 अक्टूबर 1962 को हमने एक चाइना के साथ लड़ाई लड़ी, लगभग एक महीने की ये लड़ाई थी। ठीक है ना, आज मतलब आज नहीं कल इसको 60 साल हो जाएंगे। तो राइटर ने ना यहाँ पे एक मेजर पॉइंट उठाया है। व्हाट इज दैट? देखिए, अभी कुछ साल पहले हमने 1965 वॉर जब हुई थी उसके 50 साल जब हुए, ठीक है ना, 2015 में, तब हमने इसको काफी एक तरह से बहुत पॉपुलराइज किया, इसको अच्छे तरह से हमने इसको सेलिब्रेट किया क्योंकि हम 1965 की बार जीते। उसी तरह से 1971 की जो वॉर हुई थी तब जो बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना, उसके जब 50 साल हुए यानी कि 2021 में हमने इसको भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बिल्कुल। पर राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने जो एक लड़ाई थोड़ी चाइना के साथ हम उसको एक तरह से वहां पे हम नहीं जीत पाए चाइना से, तो ऐसा नहीं है कि इसको हम बिल्कुल ही भूल जाएं। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करो, पॉइंट समझना। जैसे हमारी लाइफ के अंदर भी ना हम सभी की कभी ना कभी लाइफ में कुछ सक्सेसेस रही हैं, कुछ फेलियर रहे हैं, डेफिनेटली ना। तो उसी तरह से हमने क्या करना चाहिए, ये जो हमारी जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, इन फेलियर से हमें सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल उसको भूल जाना चाहिए, भूलना गलत है, उनसे सीख लेनी चाहिए, ये जरूरी है। तो अगर हमने 1962 की वॉर में जो गलतियां करी थी उनसे हम अगर हम सीखने की कोशिश नहीं करेंगे ना, हम कहीं ना कहीं उस गलतियों को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो इंश्योर क्या करें कि अगर हम हार भी गए कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करें, एंड कहीं ना कहीं हम क्या करें, उनसे सीखें और आने वाले टाइम में उन चीजों को सीखते हुए और बेहतर करें, ये चीज जरूरी है। यहाँ राइटर यही बात कर रहे हैं कि अगर जिंदगी में सबसे कोई बड़ा टीचर है ना तो वो फेलियर ही है। जब हम हारते हैं तभी हमें चीजों का पता लगता है कि हमारी गलतियां क्या थी, ठीक है ना। और इसी चीज को हमें इंश्योर करने की जरूरत है। सिर्फ जो जीती हैं उन्हीं लड़ाइयों को ना देखें, जो हम नहीं जिनमें अच्छा कर पाए उनको भी काम करने की उसके ऊपर जरूरत है। साथ ही साथ एक चीज और भी है, जब हम 1962 की अगर कहीं ना कहीं बात नहीं करते हैं ना, तो हम हमारे जो उस टाइम के कुछ ब्रेव सोल्जर्स थे जिन्होंने इतनी अपनी शहादत दे दी, देश के लिए कुर्बानी दे दी, हम उनकी भी एक तरह से ना उनको भी भूल जाते हैं। ठीक है ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, राइट। तो एक तरह से अगर हम 1962 वॉर को याद करें ना, तो इन सब की चीजों, इन सभी सोल्जर्स जिन्होंने अपनी इतनी बहादुरी से लड़े, उनकी भी हमें कहीं ना कहीं उनको भी एक तरह से सल्यूट, ये काफी होगा, हम उनको भी ट्रिब्यूट पे करेंगे अगर हम 1962 की इस वॉर को थोड़ा याद करें। और देखो 5 चीजें यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि इस वॉर के रिगार्डिंग हमें जो चीजें थोड़े देखनी चाहिए। पहली चीज ये है कि आप उस टाइम पे देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनका ना वर्ल्ड में उस टाइम पे काफी ज्यादा नाम था, ठीक है ना, काफी एक स्ट्रॉन्ग स्टेचर के इंसान थे। इवन जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, जो नई नई कंट्रीज बनी थी, उनकी आइज में जवाहरलाल नेहरू जी काफी चैंपियन की तरह उभर कर आए थे। पर जस्ट बिकॉज कि एक लीडरशिप बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, क्या इसका मतलब ये हो गया कि हमारा देश भी स्ट्रांग था? द आंसर इज नो। उनका कहने का मतलब है कि एक देश का अगर लीडर स्ट्रांग हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि देश की पावर बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। जैसा कि इस केस में हमें देखने को भी मिला, जो नेहरू जी थे, एक तरह से कह लीजिए कि इस उनके अंदर मिसगाइडेड ऑप्टिमिज्म था, एक तरह से वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि चाइना हमारे ऊपर अटैक भी कर सकता है। और इसी वजह से क्या हुआ, हमारी इंडियन आर्मी को उतना कैपेबल नहीं बन पाई, या फिर एक तरह से उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे इस चीज के साथ डील करने के लिए। तो ये चीज को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि लीडरशिप होनी इंपॉर्टेंट है, बट लीडरशिप के साथ साथ हमें जो हमारी आर्मी की कैपेबिलिटीज है उनको भी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने की जरूरत है, अलग अलग नए नए वेपन्स होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं एक तरह से कि वो पावर पूरी दुनिया में देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज जो यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं वो है कि हमने इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया, उस पर्टिकुलर हमने इनको एक तरह से यूज ही नहीं किया। पर आज के टाइम पे हमें इस बात का पता है कि अगर शायद हमने इंडियन एयरफोर्स को अच्छे से यूटिलाइज किया होता तो एक तरह से हो सकता था इंडिया वो वॉर जीत भी सकता था। एक्चुअल में था क्या कि चाइनीज एयरफोर्स थोड़े अलग तरह से काम कर रही थी,
हाई एल्टीट्यूड की वजह से वहां पर इंडिया को एक बेनिफिट हो सकता था, पर इंडिया उस बेनिफिट को नहीं यूज कर पाया क्योंकि हमने इंडियन एयरफोर्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। उसी तरह से तीसरा पॉइंट जो राइटर बात कर रहे हैं कि एक तरह की हमारी जो पावर इक्वेशन थी ना वो काफी ऊपर नीचे थी। किस तरह से? देखो, आर्मी के जो अलग अलग हमारे जो सोल्जर्स थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, आर्मी के ऑफिसर्स, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के सामने नहीं, उनके सामने नहीं स्टैंड कर पाए। एज इन कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी ज्यादा थी, पर कहीं ना कहीं हमें जो आर्मी की कैपेबिलिटीज थी उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, आर्मी की ज्यादा ज्यादा होना चाहिए था रेदर देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने एक्सेसिवली इंटरफेयर किया, माइक्रो मैनेज किया, यानी कि वो खुद डायरेक्शंस दे रहे थे। हमारे पॉलिटिशियंस एक तरह से डायरेक्शन दे रहे थे कि हमारे अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए, पर एक्चुअल में ये रोल होना चाहिए था हमारी जो मिलिट्री था उनका होना चाहिए था। तो यहाँ पर इस तरह की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन सभी चीजों में नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से राइटर ये भी बात करते हैं कि हमने ना, देखो, कुछ हमारे ऐसे जवान हैं जिनको हमें आज भी हमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि मेजर शैतान सिंह जी। इनको इवन जो बैटल ऑफ रिजांगला था उसके अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, एंड इसी वजह से इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। बट ऑन द अदर हैंड बहुत सारे हमारे ऐसे भी उस टाइम पे हमारे सोल्जर्स रहे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इवन जो इंडियन एयरफोर्स के जो थे, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हेलीकॉप्टर एयर क्रू, इन्होंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग काम किया। कहीं ना कहीं जो जिनकी डेथ हो गई थी उनको वापस लेकर आना, अलग अलग सामान वहां पे पहुंचाना, इक्विपमेंट को वहां पे पहुंचाना। तो इनकी हम भी चीजों को हम, इनके जो हार्ड वर्क को, जो हमारे पायलट्स थे इनके हार्ड वर्क को हम नहीं भूल सकते। एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके साथ ही एक बात और राइटर बोल रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन जवान थे, जो बिल्कुल आगे बढ़ के लड़ रहे थे, इन्होंने तो बहुत तेजी से इस चीज का एक तरह से बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करी। पर जो हमारी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप थी ना, वो कुछ हद तक अपनी स्ट्रेंथ को खो चुकी थी। देखो, जिनकी जिनका रैंक जितना बड़ा होता है, कहीं ना कहीं जिनकी पोजीशन जितनी बड़ी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा बनती है ना। बट यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला इस वॉर के अंदर, एज पर द राइटर, कि जो थोड़ा, ऐसा कहने का मतलब, जो थोड़ा बिल्कुल आगे लड़ रहे थे या जिनका रैंक थोड़ा लोअर था, उन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया। पर हमारे कुछ सीनियर मिलिट्री लीडरशिप थे, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को खो दिया, और वो उतने शायद एक तरह से उस हिसाब से जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उनसे, उतनी बहादुरी से वो शायद वो नहीं लड़ पाए। तो कुछ यहाँ पर भी हमसे कुछ इश्यूज यहाँ पर हुए। पर यहाँ पर राइटर एक चीज बोलते हैं कि अब तो ये जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं, ये तो हम बाद में लिख रहे हैं ना, तो हमें शायद लिखने में काफी आसानी हो जाती है। कहने का ये पॉइंट है कि उस टाइम की कैपेबिलिटीज को हम आज के दिन लिख रहे हैं ना, तो शायद थोड़ा सा हमें लिखना आसान हो जाता है। बट पॉइंट ये है कि तब भी हमें जो नॉलेज आज के टाइम पे मिल रही है, विजडम आज के टाइम पे मिल रही है, उसको भी यूज करना बहुत जरूरी हो चुका है। ठीक है ना? कैसे? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को ना क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट्स को डी क्लासिफाई कर देना चाहिए, जैसे कि हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट। दरअसल में क्या हुआ था, एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया गया था ताकि ये देखने के लिए कि इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस कैसे थे ड्यूरिंग 1962 वॉर, क्या हमने एडुकेट एफर्ट लिए या नहीं लिए। इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। बट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस रिपोर्ट को अभी डी क्लासिफाई नहीं किया, अभी भी इसको क्लासिफाई रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हाईलाइट किया है कि इससे कुछ नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न आ सकते हैं। बट राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस तरह की चीजों को अगर हम डी क्लासिफाई नहीं करेंगे तो होगा क्या, हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी कि हमने क्या गलतियां करी थी, उनसे कैसे सीखें, क्या चीजें हो सकती हैं। इवन जो हमारी अलग अलग, जैसे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हो गया, नेशनल डिफेंस कॉलेज हो गया, इन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या इनको क्या करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि क्या गलतियां हुई, क्या हम ठीक कर सकते थे, क्या फ्यूचर में क्या सीखना है, कैसे इनके ऊपर इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें। साथ ही साथ मीडिया को भी इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए। समझ रहे हो? मीडिया भी इसके ऊपर देखो डिबेट करेगा, कहीं ना कहीं हमें पता लग पाएगा ये सारी चीजों का। 1962 के वॉर के बारे में भी हमारा जो यूथ है वो इन चीजों को जान पाएगा। ये भी तो हमारी हिस्ट्री का पार्ट ही है। देखो, सिर्फ सक्सेस इंडिया की हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, हमारी लाइफ में भी, जैसे मैंने बताया ना, सक्सेस और फेलियर सबकी जिंदगी का पार्ट होते हैं। तो इसी तरह से हम 1962 वॉर के बारे में भी जिक्र करें, वो भी हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। बट जो इंसान अपने फेलियर से नहीं सीखता वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। सेम चीज हमें नेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग भी देखनी पड़ेगी कि नेशन भी उस पर्टिकुलर चीज से सीखे, आगे बढ़े, अपनी स्ट्रेंथ को और आगे लेकर आए। ठीक है? तो इसी तरह से हमारा यूथ भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो पाएगा, एंड आने वाले टाइम पे देश को हम और तरक्की की राह पर लेकर चल सकते हैं। ठीक है? तो ये था दूसरा एडिटोरियल जो कहीं ना कहीं आर्टिकल राइटर बात कर रहे हैं 1962 वॉर के बारे में। तीसरा एडिटोरियल है इंडिया अमेरिका एंड चाइना चैलेंज के बारे में,
और यही जो एडिटोरियल है ये लिखा गया है सी राजा मोहन जी के द्वारा। अब देखो यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो बात हो रही है कि आज के टाइम पे ना इंडिया और अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो काफी हद तक कन्वर्ज कर रही हैं, मतलब उनके प्रिंसिपल्स काफी हद तक सिमिलरिटी हमें देखने को मिल रही है। एक्चुअल में देखो बात क्या हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीक की ही बात करें, ठीक है, तो जो जो बाइडेन है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एनएसएस को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर उन्होंने बात करी है कि किस तरह से जो एशिया हो गया, इंडो पैसिफिक हो गया, इसकी पॉलिटिक्स किस तरह से चेंज हो रही है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी माना है कि यूएस के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा इस टाइम पर है तो वो चाइना ही है। उसी तरह से चाइना ने भी जो अपनी देखो पॉलिसीज है उसके अंदर उन्होंने सोचा हुआ है कि क्या, कि एशिया के अंदर जो डोमिनेंट पावर होनी चाहिए वो यूएस नहीं होनी चाहिए, वो चाइना होनी चाहिए। इवन देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो सारी इस पर्टिकुलर चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है इस चीज को इंश्योर करने के लिए। तो इंडिया हो गया, एशिया की बाकी कंट्रीज होंगी, उनको अपने आप को देखना पड़ेगा कि ये जो पावर इक्वेशंस चेंज हो रही हैं यूएस और चाइना के बीच में, इससे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हमें इसकी तरफ मूव करना चाहिए, ये सारी चीजें। और देखो ओवर द टाइम ना हमने अमेरिका और चाइना के बीच में अलग अलग चेंजेस देखने को मिले हैं उनके रिलेशनशिप के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो कि पहले 19th सेंचुरी में ही अमेरिकन क्या थे, एक तरह से उन्होंने मूव करना, वहां पे अमेरिकन मिशनरी शुरू हो गई थी। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जापानीज इन्वेजन होता है जब चाइना के ऊपर, तो यूएस ने चाइना को बैक किया था, चाइना के साथ थे बिल्कुल। बट एक बार जब वहां पर कम्युनिस्ट का राज आ गया 1949 के बाद, तो फिर से चाइना और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। 1970 के बीच में अराउंड क्या हुआ, जब यूएस और कहीं ना कहीं यूएसएसआर यूनियन यूएसएसआर के बीच में फाइट चल रही थी, तो यूएस और चाइना फिर से पास में आने लग गए। 1980 में क्या हुआ, फिर से हमारे को चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं, राइट। अब जैसे जैसे 21वीं सदी आई है, तब से क्या हुआ है, तब से चाइना को एज अ थ्रेट देखने लग गया है यूएस। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो, कभी यूएस और चाइना साथ में आ रहे हैं, कभी यूएस और चाइना काफी दूर जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली है पिछले कुछ सालों के अंदर, ठीक है ना। इवन जो चाइना है, चाइना ने तो ये तक मान लिया है कि जो यूएस है वो एक डिक्लाइन की स्टेट में है, या फिर पूरा जो वेस्ट है वही डिक्लाइन की स्टेट में है। और इस पर्टिकुलर चीज को वो प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहता है कि किस तरह से हम इस चीज की तरफ मूव कर पाए। और यही एक रीजन बना है क्या, कि यूएस अपनी पॉलिसीज के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेस भी लेकर आ रहा है। इसी तरह से देखो जब ट्रंप थे, ठीक है, जब ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे, तब इवन हमने यूएस और चाइना के बीच में एक तरह की ट्रेड वॉर भी देखी। साथ ही साथ आपस में दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए भी देखे। अब यही जो पॉलिसी एक तरह से जो बाइडेन अपना रहे हैं, वो इसी बात के ऊपर ही उन्होंने एक लेवल आगे जा रहे हैं कि किस तरह से हम चाइना को टैकल कर सकते हैं। यहां पर देखो जो बाइडेन के द्वारा ये भी बोला गया है कि रशिया एक तरह से ओपन सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग एक थ्रेट है, बट साथ ही साथ चाइना एक ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल ऑर्डर को रीशेप करने की कोशिश कर रही है। तो देखो इवन जैसे आज के टाइम पे ना आप देख रहे हो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, बट तब भी जो यूएस है उसका मेजर फोकस या जो सबसे बड़ा एनिमी एक तरह से मान रहा है, वो चाइना को ही मान रहा है। अब देखो जब लास्ट सेंचुरी थी तब हमने क्या देखा, तब हमने फोकस देखा यूरोप के ऊपर। क्यों, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी, वहां पे अलग अलग चीजें चल रही थी। बट आज के टाइम पे फोकस कहाँ आ चुका है, आज के टाइम पे फोकस आ चुका है इंडो पैसिफिक के ऊपर, एशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर। ये सारी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसे टाइम पे इंडिया हो गया या बाकी जो एशिया के जो बाकी और कंट्रीज हैं, इनको एंगेज करने की जरूरत है कम से कम तीन डायमेंशन के ऊपर। ये कौन सी तीन डायमेंशन है, पहली डायमेंशन है आइडियोलॉजिकल, मीनिंग देखो अमेरिका क्या है, डेमोक्रेटिक। चाइना को एक तरह से आप ऑटोक्रेटिक की अगर हम बीच में की तरह माने, तो एक तरह से ये क्या हो गया, एक तरह की स्ट्रगल हो चुकी है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में। देखो ये स्ट्रगल ना एक्चुअली में पहले भी हुई है। अगर हम बात करें कोल्ड वॉर के पीरियड के टाइम पे, तो एक साइड था यूएसए और एक साइड था यूएसएसआर। ये भी क्या थी, एक तरह से आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल ही तो थी। ऑल जैसे जैसे फिर हमारी कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो ये आइडियोलॉजी वाली वॉर थी, ये पीछे हट गई, क्योंकि यूएसएसआर तो एक तरह से जो ग्लोबल पावर था वो नहीं रह पाया। बट अब ये वापस से आ रही है। अब बस फर्क ये है कि यूएसएसआर की जगह कौन आ चुका है, चाइना आ चुका है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इस टाइम पे देखने को मिलती हैं। ऑल दो देखो ऐसा होना चाहिए कि यूएस के साथ जो अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके साथ आनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं यूएस क्या कोशिश कर रहा है कि अगर कोई कंट्री जो डेमोक्रेटिक नहीं भी है वो भी उसके साथ आए, ताकि ये चाइना के जो थ्रेट एक तरह से फेस हो रहा है उसको हम टैकल कर पाए।
उसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है दैट इज ट्रेड और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे। पहला क्या था, आइडियोलॉजी के बेसिस पे, दूसरा राइटर बात कर रहे हैं ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे। देखो बात करेंगे चाइना की, आप देख रहे हो चाइना ने पिछले 30-40 सालों के अंदर एक गजब की ग्रोथ देखी हुई है, ठीक है ना, बहुत तेजी से उनकी इकोनॉमी पिछले सालों के अंदर ग्रो हुई है। अब यहाँ पर चाइना का देखो फोकस एक तरह से सेल्फ रिलायंस के ऊपर भी आ चुका है। ऑल्दो उन्होंने पिछले कुछ टाइम के अंदर ग्लोबलाइजेशन की भी बात करी हुई है, बट अब मेजर फोकस उनका ऐसा है कि बाहर की टेक्नोलॉजी के ऊपर हम रिलाई ना करें, और कहीं ना कहीं जो हम इंडिया में भी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो वो उन्होंने अपने अपने वर्जन क्रिएट कर लिए हुए हैं। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कहीं ना कहीं निर्भर रहें, हर चीज अपने आप प्रोड्यूस करें। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, एंड यही एक रीजन था कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हमें ट्रेड वॉर भी देखने को उस टाइम पर इन कंट्रीज के बीच में मिली है। अब यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं, राइटर बात कर रहे हैं कि जो यूएस है, स्पेशली जो बाइडेन हो गया, वो अब क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। जो पहले का ग्लोबलाइजेशन का मॉडल था उसमें कुछ चेंजेस लेके आने की बात कर रहे हैं, कि ताकि ये जो चाइना का चैलेंज है इसको टैकल किया जा पाए। टेक्नोलॉजी सैंक्शंस इस तरह के लेके आए जा पाए चाइना के अगेंस्ट, ताकि हम इस चीज को, हमारी इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन कर पाए। तो यहाँ पर यूएस का ये अब एजेंडा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में ये चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तीसरी चीज है अलायंसेस, किस तरह से एशिया के अंदर अलायंसेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस आप देख रहे हो कि आजकल के टाइम पे जापान के साथ बहुत एंगेज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ रही है, अलग अलग अलायंसेस इनके साथ हमें देखने को मिले हैं। इवन इंडिया के साथ भी, जैसे इवन ना ये चारों कंट्रीज आपस में क्वाड के अंदर भी आ चुकी हैं। इंडिया हो गया, बाकी और रीजनल पावर्स के साथ यहाँ पे कोलिशन की बात कर रही है। तो ये क्या है, ये यूएस एक तरह से पुश बैक कर रहा है। देखो चाइना ने भी पूरी कोशिश करी हुई है, आप अपने अलग अलग इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, दूसरे कंट्रीज को एक तरह से उनको पैसे देना, ठीक है। तो ये सारी चीजों के अंदर चाइना भी कोशिश कर रहा है अलग अलग अलायंसेस बनाने की। यूएस ने भी उसी तरह से अपने आप को नए नए अलायंसेस, नए नए पार्टनर्स यहाँ पे ढूंढ रहा है। अब ओवर द टाइम अगर हम देखें तो इंडिया की एंगेजमेंट काफी अलग अलग ओवर द टाइम किसी अलग तरह से चेंज हुई है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, 1949 के टाइम पे जब कम्युनिज्म आ गया था एक तरह से चाइना के अंदर, कम्युनिस्ट की आ गई थी, तो यूएस और चाइना थोड़े दूर हो गए थे। तब इंडिया देखो, इंडिया ने क्या, इंडिया थोड़ा उस टाइम चाइना के क्लोज था, ठीक है ना। अभी हमने बात भी करी पिछले आर्टिकल के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे थे, राइट। ऑन द अदर हैंड जब मैंने आपको क्या बताया 1970s के टाइम पे क्या हुआ था, जब यूएस और चाइना पास में आ रहे थे, ठीक है ना, थोड़ा रशिया के अगेंस्ट जा रहे थे, आई मीन यूएसएसआर के उस टाइम पे। पर इंडिया क्या था, इंडिया यूएसएसआर के क्लोज जा रहा था। तो ये काफी हमें चेंजेस देखने को मिले हैं ओवर द टाइम, ठीक है। इंडिया भी देखो, जैसे जैसे अगर यूएस ने जब जब हेल्प करी है चाइनीज इकोनॉमी की, तो इंडिया को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इंडिया की यूएस वहां पे उनकी हेल्प कर रहा है। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में कन्वर्जेंस। इंडिया के लिए भी, यूएस के लिए भी चाइना एक मेजर थ्रेट है आज के टाइम पे। दोनों की यही कोशिश है कि हम चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जा पाए, आपस में किस तरह से और एंगेजमेंट को बढ़ाया जा पाए, ताकि हम इस चीज में आगे बढ़ पाए। बट राइटर ये भी पॉइंट करते हैं कि जस्ट बिकॉज हमारे चीजों पे ऊपर थोड़ी कन्वर्जेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों कंट्रीज बिल्कुल डेफिनेटली साथ में चल सकते हैं। उसको एक अच्छे ढंग से लेके चलना, एक फॉर्मल तरीके से आगे बढ़ाना, उसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे, पर दोनों कंट्रीज को क्या इंश्योर करना है कि ये जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है ना, इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा पाए, चाहे वो जियो हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ट्रेड हो। तो ये सभी चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करके दोनों कंट्रीज इस पॉइंट को बेनिफिटली अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये थे आज के तीनों आर्टिकल। आई होप आपको तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।